ये अनजान ग्रुप के लोग दूसरे इंसानों को पकड़कर उनके ऊपर रिचुअल किया करते और ये रिचुअल सीधा उनकी आत्मा से कनेक्ट करता है। जो भी आज तक फॉरेस्ट के उस एरिया में गया वापस लौट कर ही नहीं आया। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है ग्वेन और टॉम नाम के एक कपल को दिखाते हुए, जो ऑब्वियसली अपनी वेकेशन एंजॉय करने के लिए फॉरेस्ट वाले एरिया में कैंपिंग करने के लिए आए थे। अभी तक तो उनका सारा वेकेशन एकदम अच्छे से जा रहा होता है। उन्होंने अपना पर्सनल टाइम भी स्पेंड किया और काफी चिल करते हुए दिन काटने लगे। लेकिन अगले दिन उन्होंने फॉरेस्ट में और आगे बढ़ने का डिसाइड किया। अब वो दोनों एक ऐसी अनजान जगह पर पहुंच जाते हैं जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। वहाँ आसपास बिल्कुल भी कोई जानवर नहीं दिखाई दे रहे होते। इनफैक्ट आसमान में उड़ती हुई पक्षियां भी एकदम से जीरो होती हैं। अब यहाँ टॉम को कुछ लकड़ियां जमा करनी थी, इसीलिए वो आगे जा रहा था। लेकिन उस जगह पर फॉरेस्ट का एक रेंजर आ जाता है जो कि टॉम के साथ आगे जाने लगा। ग्वेन को वहीं पर रुककर थोड़ा वेट करने के लिए बोला गया था। अब यहाँ ग्वेन जब थोड़ी देर तक वहीं रुकती है तभी अचानक पीछे से कुछ आवाज आने लगी। ये आवाज झाड़ियों की तरफ से थी, इसीलिए ग्वेन जब जाकर देखती है तो वो वहीं पर एकदम दंग रह गई, क्योंकि उसके ठीक सामने एक बहुत ही बड़ा इंसान मौजूद था। उसका हाइट और साइज नॉर्मल इंसानों से कई गुना बड़ा होता है। एक तरीके से देखा जाए तो वो दानव लग रहा था। ग्वेन तो उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वो दानव तो उसे पकड़ने का भी ट्राई कर रहा था। ग्वेन तुरंत ही चिल्लाते हुए अपने बॉयफ्रेंड टॉम की तरफ भागती है, पर अफसोस शायद अब काफी देर हो चुकी थी। जैसे वो टॉम के पास पहुंची, पता चला कि उस फॉरेस्ट वाले रेंजर ने उसके बॉयफ्रेंड को मारकर नीचे फेंक दिया है। यानी वो रेंजर भी उस अनजान और दानव वाले आदमी से मिला हुआ है। वो मॉन्स्टर्स आदमी भी पीछे से आ जाता है और तुरंत ही दोनों मिलकर ग्वेन को पकड़ लेते हैं। ग्वेन तो बेचारी चिल्लाती रह गई, लेकिन आसपास ऐसा कोई नहीं है जो मदद कर सकता है। अब वो दोनों ग्वेन को लेकर एक बहुत ही सुनसान वाले एरिया में आ जाते हैं। ये एक ऐसा चैम्बर था जहाँ पर उन्हीं की कम्युनिटी के लोग रहा करते। ग्वेन के दोनों हाथों को अच्छी तरीके से बांध दिया जाता है और अब थोड़ा वेट किया जाएगा। और अब वहाँ पर जुटे हुए लोग कुछ ऐसे रिचुअल करने वाले थे जो उनके कबीले की निशानी है और ये करना बहुत जरूरी होता है। थोड़ी ही देर में हमें एक बूढ़ी लेडी दिखाई गई जो उसी मॉन्स्टरस आदमी के साथ अंदर आ रही थी। ग्वेन को इन सारे लोगों को देखकर बहुत ही डर लग रहा था, पता नहीं ये उसके साथ क्या करने वाले। पता चला कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर्स आदमी उस बूढ़ी लेडी का बेटा है। उसका नाम जॉश होता है और उस बूढ़ी लेडी ने अपने बेटे को साफ इंस्ट्रक्शन दे दिए कि उस सामने वाली लड़की को जाकर बदतमीजी करो, उसके साथ इंटीमेट हो जाओ और उसे बहुत ज्यादा दर्द दो। ये इंस्ट्रक्शंस मिलते ही जॉश एकदम से फ्री हो गया और सीधा चले जाता है ग्वेन के पास। ग्वेन बेचारी के हाथ पैर दोनों बंधे हुए थे, वो कुछ नहीं कर सकती थी। और अब शुरू होता है दर्द का खेल। जॉश इतना ज्यादा बड़ा था और ग्वेन इतनी छोटी सी, फिर भी वो बिल्कुल भी ग्वेन के ऊपर रहम नहीं दिखाता। उसने इतनी बुरी तरीके से ग्वेन को दर्द देना स्टार्ट किया कि वो जोरों से चिल्लाती है। पता नहीं सभी लोगों को उसकी आवाज सुनकर काफी मजे आ रहे थे। बेचारी की हालत क्या हो रही है, क्योंकि उसके ऊपर इतना सांड जैसा आदमी सवार है। लेकिन शॉकिंग बात ये है कि ये सारी चीजें उस खतरनाक रिचुअल का हिस्सा है जो ये सारे ग्रुप वाले परफॉर्म करते हैं। बेचारी ग्वेन की आवाजें इस पूरे फॉरेस्ट में गूंजते रह जाती हैं। अब हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर जॉन नाम का एक सीईओ जो एक बड़ी सी गेम डेवलपमेंट कंपनी चलाता था, वो अपने सारे वेल परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज को अपने केबिन में बुलाता है। सारे एम्प्लॉइज जॉन के सामने बहुत ही इज्जत से बात करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके प्रमोशन का टाइम आने वाला है। जॉन एक अच्छा सीईओ होने के साथ साथ एक अच्छा टीम लीडर भी था। उसे यही लगता कि उसके एम्प्लॉइज बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। अगर उनका माइंडसेट और परफॉर्मेंस बढ़ता जाएगा तो हमारा ही फायदा होगा। तो इसीलिए जॉन कंपनी के छोटे प्रॉफिट को निकालकर एक ट्रिप पर जाने का प्लान करता है। ये कैलिफोर्निया के पिछड़े वाले इलाके का एक पहाड़ होगा जहाँ पर उनकी पूरी टीम जाएगी और कैंपिंग करते हुए साथ में एक टीम बिल्ड करेगी, जिससे कि उन्हें काफी मजे आएंगे। जॉन जब कैंपिंग करने का ये आइडिया सभी एम्प्लॉइज के सामने रखता है तो वो मना नहीं कर पाए, क्योंकि अगर वो इस वक्त जॉन से बहस करेंगे तो उनके प्रमोशन पर कुछ इफेक्ट पड़ सकता था। जॉन ने भी यही सोचा था कि उस जगह पर जाकर उसे एम्प्लॉइज को और समझने का चांस मिलेगा, फिर वो सोचेगा कि किसे कितना प्रमोशन देना है। तो अब यहाँ सारी चीजें फिक्स होने के बाद वो पूरे एम्प्लॉइज की टीम रेडी हो जाती है। उन लोगों को तो दो टीम में डिवाइड कर दिया गया था ताकि कंपटीशन बना रहे। जॉन का मानना है कि कंपटीशन वाले एनवायरनमेंट में एम्प्लॉइज और अच्छा काम करते हैं। दोनों ही टीम अपनी अपनी कार के अंदर सारे सामान लेकर कैलिफोर्निया की उस पहाड़ की तरफ जाने लगे थे। पर सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये वही फॉरेस्ट वाला एरिया है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। यानी अल्टीमेटली ये सारे एम्प्लॉइज ने अपने मौत को चेतावनी दी है। इस बात का उन्हें बिल्कुल नहीं अंदाजा कि वो कितने बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। बीच रास्ते में वो एक फ्यूल स्टेशन की तरफ रुकते हैं और अपनी कार के अंदर फ्यूल भरते हैं। वहाँ पर एक स्टोर भी मौजूद था, तो वो अपने काम के सामान भी लेने लगे। इनमें से सबसे क्रीपी बात ये होती है कि वो शॉपकीपर बहुत अजीब था। वो तो उन सारे लोगों को बड़े अजीब नजर से देख रहा होता है।
अब यहाँ चौंकाने वाली बात ये हुई कि उस स्टोर के अंदर एक पोस्टर भी लगा हुआ था जो किसी और का नहीं बल्कि टॉम और ग्वेन का होता है। आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है और शॉपकीपर का इससे क्या रिलेशन है, ये थोड़ी देर में ही पता चलने वाला है। उस जगह से निकलने पर दोनों ही टीम को एक झील दिखाई देती है, तो वो थोड़ी देर के लिए उस जगह पर नहाने के लिए रुक जाते हैं। सभी मजे कर रहे थे, लेकिन एडी नाम का एक एम्प्लॉय साइड में बैठा हुआ था। तभी अचानक पीछे से उसे एक आवाज आती है। वो जिज्ञासा के तौर पर देखने के लिए वहाँ पर जैसे ही जाता है, तभी उस जगह पर कई सारे एनिमल्स की डेड बॉडी पाई गई थी। एडी एकदम शॉक हो गया और भागते हुए अपने साथियों के पास आया। एडी ने सब कुछ बता तो दिया होता है, लेकिन वो इसे कोइंसिडेंट समझ रहे थे। एक एनिमल दूसरे एनिमल को मार कर खाता है, तो ये तो एक साइकिल है। अब यहाँ जो उनकी दो टीम डिवाइड की गई थी, वो अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं कैंपिंग करने के लिए। दोनों ही टीम के बीच कंपटीशन अभी से ही चालू हो चुका था। देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन आखिर तक बच पाता है। सबके अंदर जोश काफी भरा हुआ था और ऑलमोस्ट उन्होंने अपनी कैंपिंग साइट फिक्स कर ली थी। इन दोनों ही टीम का नाम अल्फा और बीटा रखा गया था, जिसमें से एडी और जॉन अल्फा टीम में मौजूद है। उन दोनों ही टीम का मेन कंपटीशन अगली सुबह शुरू होने वाला था, तो वो जल्द से जल्द खाना बनाते हैं और अपना टेंट बिछाकर सोने लग जाते हैं। रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इसीलिए वो आराम से सोने चले गए। पर अचानक हमें टेंट से बाहर निकलता हुआ एडी दिखाया गया, जिसे कुछ आवाजें आ रही थी। वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा होता इस कंडीशन में। तुरंत ही जब वो आवाज वाली जगह पर गया, तो उसने जमीन पर कितने बड़े बड़े पैरों के निशान देखे। ये निशान और भी ज्यादा फॉरेस्ट की तरफ जा रहे थे, पर बाद में एडी को यही लगा कि ये किसी उसके टीम मेंबर का काम हो सकता है, जो ऑब्वियसली यहाँ से उसे डराने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अब एडी इन चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और वापस अपने टेंट पर आकर सो जाता है। जल्द से जल्द सुबह होने पर जॉन ने सायरन बजाकर दोनों ही टीम को उठा दिया, क्योंकि अब शुरू होने वाला था उनका ये गेम, जिसके अंदर अल्फा और बीटा दोनों ही टीम एक दूसरे से लड़ाई करेंगी। दोनों ही टीम ने सबसे पहले अपने अपने सूट पहन लिए थे और उनके पास एक नकली गन भी थी। इन गन के अंदर कुछ प्लास्टिक की बुलेट्स होती हैं, जिससे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचता है। वो तो कलर बुलेट्स थी, जिससे ये पता चलेगा कि कौन सी टीम ज्यादा स्कोर कर पाई है। अल्फा टीम को ब्लू कॉस्ट्यूम दिया गया और वहीं बीटा टीम को ग्रीन। दोनों ही टीम अब काफी जोश में लग रहे थे, तो स्टार्ट हो चुका है अब उनका गेम। अब यहाँ अल्फा टीम जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है फॉरेस्ट में अपने दुश्मनों को ढूंढते हुए, अचानक उन्हें जमीन पर एक ट्रैप मिला। ये ट्रैप बहुत ही ज्यादा एडवांस लग रहा था और एडी और जॉन तो उसे देखकर काफी चौंक जाते हैं। जॉन को तो लग रहा था कि ये बीटा टीम ने बनाया होगा, लेकिन एडी साफ कहता है कि ये एडवांस ट्रैप है और इन चीजों के बारे में हमारे एम्प्लॉइज को बिल्कुल नहीं पता। उसके हिसाब से उनके अलावा यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि हम इस ट्रैप में फंस जाएं। अल्फा ग्रुप में और भी जो लोग मेंबर होते हैं वो इन चीजों पर बिल्कुल नहीं बिलीव करते और यही बोलते हैं कि हमें बीटा टीम को जल्द से जल्द हराना ही होगा, चाहे वो कितने भी ट्रैप सेट कर ले, हम जीत कर ही रहेंगे। दूसरी तरफ हमें बीटा टीम भी दिखाई गई जो अपना डायरेक्शन भूल चुकी होती है। उन दोनों को ही एक परफेक्ट स्पॉट पर जाना था और वहाँ से फाइट चालू होने वाली थी, लेकिन रास्ता भूल जाने की वजह से वो फॉरेस्ट में गुम हो चुके थे। अचानक अब यहाँ अल्फा टीम को पेड़ के पीछे से कोई तो दिखाई देता है। उन्हें लगा कि ये उनके बीटा टीम के मेंबर्स होंगे जो छुपकर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए अल्फा टीम के मेंबर्स यानी एडी, जॉन और बाकी सब उनके ऊपर फायर करने लगे। नकली गोलियों के चलने की आवाज सुनकर तो बीटा टीम के मेंबर्स भागने लगे थे। एडी को तो लगने लगा कि उन्होंने सबसे पहला स्कोर तो अपनी टीम के लिए कर दिया है। वो सभी रेडियो से भी बीटा टीम से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पता चला कि बीटा मेंबर्स वाले बता रहे थे कि वो स्पॉट पर पहुंच ही नहीं पाए। वो पूरी तरीके से भटक चुके हैं और डायरेक्शन वापस से रिकॉन्फिगर कर रहे हैं। लेकिन अब शॉकिंग बात ये थी कि जब बीटा टीम वहाँ पहुंच ही नहीं पाई, तो अल्फा टीम ने जिस पर हमला किया वो लोग कौन थे। यानी इन चीजों की वजह से एडी का ये शक एकदम क्लियर हो चुका है कि उनके अलावा यहाँ पर कोई और भी मौजूद है और जो भी है उनके पास रियल हथियार है। जॉन भी अब यहाँ एडी की बात मानकर काफी सतर्क हो जाता है और धीरे धीरे अपनी दूसरी टीम को ढूंढने लगता है। गेम्स बाद में खेले जाएंगे, पहले सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी तरफ बीटा टीम जैसे जैसे उस प्लेस पर पहुंच रही थी, तभी उनमें से मिन नाम की एक लेडी को साइड में एक अबेंडन हाउस दिखाई देता है। ये हाउस काफी बड़ा और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, इसीलिए मिन ने सोचा कि वो उसके अंदर जाकर अपने लिए मदद मांग सकते हैं। बाकी मेंबर्स भी इस बात से रेडी तो हो गए थे, लेकिन पेरी नाम का एक मेंबर काफी डर रहा होता है। उसने तो साफ कह दिया कि वो तुम लोगों के साथ उस घर के अंदर नहीं जाएगा। पेरी को लगता था कि ऐसे सुनसान घरों में घोस्ट रहा करते हैं और जो भी इंटर करता वो उसके ऊपर हमला करके मार देते। अब यहाँ बीटा टीम को अपने बाकी मेंबर्स के पास पहुंचना तो था ही, इसीलिए उसके टीम मेंबर्स मिन के साथ उस अबेंडन हाउस की तरफ जाने का डिसाइड करते हैं। पेरी उनके साथ ना जाकर पीछे ही रुक गया। धीरे धीरे जब वो नॉक करके इंटर कर रहे थे हाउस के अंदर, तो वहाँ की सारी चीजें बिखरी पड़ी थी जैसे किसी ने तोड़फोड़ मचाई हो और ऐसा लग रहा होता है कि हाल ही में ये तोड़फोड़ की गई है। थोड़ी देर तक वो उस हाउस के अंदर की चीजों को देखते रह जाते हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्हें रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। अचानक अब घर के अंदर कोई अनजान आदमी आ गया जिसके पास बो एंड एरो के साथ साथ कई सारे हथियार थे। उसने पूरी बीटा टीम को अपने कब्जे में ले लिया था।
बाहर मौजूद इंतजार कर रहा हुआ पैरी पर भी हमला हो जाता है। यानी अब बीटा टीम के ऊपर पूरी तरीके से हमले होना चालू हो गए थे और ऑब्वियसली उनका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दूसरी तरफ अल्फा टीम के मेंबर्स जब अपने स्पॉट पर पहुंचते हैं तो देख पा रहे थे कि उनका सारा कैंपिंग का सामान बिखरा पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर किसी ने इन सारी चीजों को डिस्ट्रॉय किया है। जॉन सबसे पहले अपने दूसरी टीम को कांटेक्ट करने का ट्राई करता है तो पता चला कि बीटा टीम के मेंबर्स काफी चिल्ला रहे हैं, जरूर वो कोई बुरी मुसीबत में है और उन्हें बचाना जरूरी है। सिग्नल एकदम से ब्रेक हो जाते हैं और अल्फा टीम भी काफी चिंतित हो गई। जॉन और बाकी लोग ने डिसाइड किया कि वो उनकी लोकेशन ट्रैक करके वहां पहुंचेंगे। जल्द से जल्द जॉन और उसका एक साथी बेन कार में बैठते हैं, लेकिन कार चालू नहीं हो रही थी। अच्छे तरीके से देखने के बाद पता चला कि किसी ने पेट्रोल की टंकी तोड़ दी है। सारा पेट्रोल नीचे गिर चुका है, यानी वो कार से आगे नहीं बढ़ सकते। आखिर ये किसका काम होगा उन्हें नहीं समझता। जॉन वापस से किसी रेंजर को कॉल लगाने लगा कि वो उनकी मदद करे, लेकिन तभी अचानक झाड़ियों में हलचल होती है और कोई बो एंड एरो से उसे शूट करता है। ये एरो सीधा जॉन के गले में आकर लगा और बेचारा जॉन वहीं पर गिरकर मर जाता है। अब अल्फा टीम के बाकी टीम मेंबर्स काफी शॉक हो गए और तुरंत ही गाड़ी से उतरकर एक सेफ जगह पर भागने लगे। कोई तो पेड़ पर बैठा हुआ था जो लगातार एरो से फायर करता जा रहा था। बेन ने तो अपने सारे दोस्तों को साइड में किया और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। उसे इतना तो सेंस हो जाता है कि कोई तो झाड़ियों के पीछे मौजूद है, इसीलिए उसने अपनी नकली गन उठाई और तुरंत ही हमलावर पर शूट करने लगा। अच्छी बात हुई कि हमलावर को लगातार नकली गोलियां लगने पर भी वो डर कर भाग जाता है। इससे अल्फा टीम को मौका मिला ताकि वो ऊपर की तरफ जाए। जल्द से जल्द उनका ली नाम का एक मेंबर कांटेक्ट करता है पास ही वाले रेंजर स्टेशन पर। उसने अपनी लोकेशन बताई और कहा कि कुछ लोग हम पर हमला कर रहे हैं, इसीलिए हमें मदद की सख्त जरूरत है। तो रेंजर का सिर्फ इतना रिप्लाई आता है कि तुम झील वाले एरिया के पास आ जाओ, वहां पर वो उसे मिलेगा और लेकर जाएगा। तो अब यही प्लान बनता है और अल्फा टीम जल्द से जल्द झील के पास जाने लगती है। लेकिन रास्ते में एक कार आ गई थी। उस कार से अब एक दूसरा रेंजर निकल रहा था जो अब अल्फा टीम के सामने आकर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब यहाँ ली को यही लग रहा था कि जिस रेंजर से उसने बात की थी शायद ये वही है, लेकिन एक्चुअल में ये कोई दूसरा रेंजर था। सारी बातें बताने के बाद रेंजर जल्द से जल्द उन्हें अपने कार में बैठने के लिए कहता है। अब यहाँ अल्फा टीम उसके ऊपर भरोसा करके बैठ जाती है और आगे बढ़ने लगती है। उन्हें क्या पता कि ये एक ट्रैप है और ये रेंजर वही था जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया होता है, यानी ये उन खतरनाक और रिचुअलिस्टिक लोगों से मिला हुआ है। वो रेंजर अल्फा टीम के मेंबर से काफी अच्छी तरीके से बातें कर रहा था, लेकिन डायरेक्शन को देखकर उन्हें भी लगने लगता है कि ये गलत जगह पर लेकर जा रहा है। फॉरेस्ट से बाहर निकलने के बजाय वो और भी ज्यादा अंदर जा रहे थे, लेकिन अब तुरंत ही उस रेंजर ने कार के दोनों ही डोर्स लॉक कर दिए और एक अजीब जगह पर जाकर रोक दिया। वहाँ पर अब कई सारे लोग आ जाते हैं जिन्होंने अल्फा टीम के मेंबर्स को पकड़कर बाहर निकाला। यानी ऑब्वियस बात है कि वो रेंजर उनसे मिला हुआ है, तो वो अल्फा टीम को उनके पास ही लेकर आ रहा था। जल्द से जल्द एडी और उसके सारे टीम मेंबर्स को पकड़कर वहां पर लेकर जाया जाता है। ये वही बड़ा सा चैम्बर था जहां पर वो सारे ग्रुप के लोग रहते हैं। एडी, बेन और ली को बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दिया जाता है और वहीं उनकी फीमेल मेंबर जिसका नाम लिन था, उसे वो सब एक दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। लिन उस जगह पर साफ देख पा रही थी कि बीटा टीम के मेंबर्स भी वहीं पर फंसे हुए हैं, यानी इन्हीं लोगों ने किसी रीजन की वजह से सभी को कैद किया है। थोड़ी ही देर में वो अनजान बूढ़ी लेडी लिन के सामने आती है और उसके चेहरे को अच्छी तरीके से देखते हुए कहती है कि इसे नहला दो, इसे पूरी तरीके से तैयार करना है उस रिचुअल के लिए। अब वो अनजान रिचुअल क्या है हमने शुरुआत में आधा अधूरा तो देखा था, लेकिन अब बारी है उसे अच्छे से जानने की। अब यहाँ एक चैम्बर के अंदर वही बदमाश रेंजर एडी से पूछताछ कर रहा होता है। उसने उसकी आईडी देखी और कहा कि तुम क्या करते हो। एडी ने साफ बताया कि वो एक गेमिंग कंपनी में काम करता है, इसके अलावा उसे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं आइडिया। लेकिन वो रेंजर एडी पर भरोसा नहीं कर रहा था। उसे लगता है कि एडी कोई एफबीआई एजेंट है और उसके पास गन भी मौजूद है। वो यहाँ पर उन सभी को पकड़ने के लिए आया है, बट एडी बताता है कि वो सारी नकली गन्स हैं और वो तो अपनी टीम के साथ यहाँ कैंपिंग करने आए थे। उन्हें तो उन लोगों के बारे में बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था। रेंजर को इन चीजों से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो एडी को मारता ही रहता है। वो तो एडी को कोई बहरूपिया समझ रहा था जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आया है। लेकिन तभी अचानक उस जगह पर एंट्री हुई उस शॉपकीपर की, जिससे कि ये दोनों ही टीम यहाँ पर आने से पहले फ्यूल स्टेशन पर मिले थे। यानी वो शॉपकीपर भी उनसे मिला हुआ है। शॉपकीपर और रेंजर तो एडी को टॉर्चर करते हैं और उससे सच्चाई पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। साइड में उन लोगों ने उसके एक साथी को भी पकड़ रखा था जो बहुत घायल होता है। तो अब वो एडी को टॉर्चर करते हैं और ये कहते हैं कि अगर तुमने हमें सच्चाई नहीं बताई तो हम इसे मार देंगे। बट एक्चुअली में एडी सारी सच्चाई पहले ही उगल चुका था। वो बार बार कहता है कि वो सब एक एम्प्लॉय की टीम है जो गेमिंग कंपनी के लिए काम करते हैं और यहाँ पर सिर्फ वो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। रेंजर को फिर से गुस्सा आने लगा, इसीलिए अब वो हथौड़ा उठाता है और सीधा एडी के फ्रेंड के सर पर हमला करके
करके उसे मार देता है। रहम मानो उनके अंदर जरा भी नहीं था। रेंजर ने तो अब उस शॉपकीपर वाले इंसान को भी आदेश दे दिया कि तुम एडी को भी खत्म कर दो, वो हमारे अब कुछ काम का नहीं है। रेंजर वहां से चला गया और वो शॉपकीपर तैयारी करने लगा एडी को मारने के लिए। बेचारी एडी के पास अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। लेकिन यहाँ जब वो शॉपकीपर जैसे ही हमला करने गया एडी के ऊपर, एडी अपने हाथ छुड़ाकर एकदम फ्री हो जाता है और तुरंत ही शॉपकीपर के ऊपर पलटवार कर देता है। उसने उसी के हथियार की मदद से शॉपकीपर को मार दिया। यानी एडी वहाँ से आजाद हो चुका है और वो बढ़ रहा था अपने बाकी दोस्तों को वहाँ से छुड़ाने के लिए। उसने बीटा टीम के लीडर जिसका नाम टैरो था उसे भी आजाद किया और उन दोस्तों को लेकर जल्द से जल्द वहाँ से निकलने लगता है। हमें तो लिन दिखाई गई जिसे बेड पर बांध कर रखा गया था। उसके सामने कई सारे लोग होते हैं और अल्टीमेटली थोड़ी देर बाद वहाँ पर ग्वेन आ गई थी, वही लड़की जिसे कि हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, लेकिन अभी वो प्रेग्नेंट लग रही होती है। ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि उस बड़े से इंसान यानी जॉश का था। उसने तो ग्वेन के साथ शुरुआत में ही गलत काम कर दिया था और अब उसका नतीजा ये है। लिन ग्वेन को देखकर पहचान जाती है क्योंकि इसके पोस्टर्स उसने शॉप में भी देखे थे। वो तो ग्वेन को समझाती है कि बाकी लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, इसीलिए तुम्हें जाना चाहिए वापस। लेकिन ग्वेन की मेंटालिटी अब पूरी तरीके से बदल चुकी थी। वो कहती है कि मैं इन सारी चीजों में कुछ भी नहीं कर सकती और ये सभी लोग मेरे परिवार हैं। मुझे अपने परिवार का साथ किसी भी हालत में देना होगा। ग्वेन तो एक कपड़ा लाकर बेड के पास रख देती है और थोड़ी ही देर में उस बूढ़ी लेडी का वो बड़ा सा बेटा जिसका नाम जॉश होता है वो पहुंच गया। यानी जैसे उसने ग्वेन के साथ किया था वो वैसा लिन के साथ करेगा, यानी उसके साथ गैर कानूनी काम, जो बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। लिन तो ग्वेन से भी बहुत ज्यादा कमजोर लग रही है, वो तो मर ही जाएगी। सभी लोग बाहर चले जाते हैं और जॉश लिन के पास आने लगता है, लेकिन लिन बिल्कुल भी हार नहीं मानती। उसने तो जॉश को अपने हुस्न के जाल में फंसाना स्टार्ट कर दिया। वो यही कह रही होती है कि अगर उसे आजाद कर देंगे तो वो अच्छे से प्यार कर पाएंगे। जॉश बेचारा एकदम मंद बुद्धि उन सारी चीजों में फंस जाता है और धीरे धीरे लिन के पैर और हाथों को खोलने लगता है। उसने तुरंत उस बड़े से आदमी जॉश पर हमला कर दिया और वहां से भागने लगी। वो बिल्कुल भी इन चीजों में शामिल नहीं हो सकती और उसे इस रिचुअल का हिस्सा नहीं बनना। अब यहाँ एडी, बेन और टैरो पहुंच चुके थे बाहर की तरफ और उन्हें किसी भी हालत में अपने बाकी मेंबर्स को छुड़ाना था। इसीलिए उन्होंने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया और उस बड़े सी चेंबर के अंदर जाकर आग लगा दी। इस आग की वजह से कई सारे धमाके होते हैं और अब सभी लोग यहाँ से वहाँ भागने लगे थे। अब यहाँ एम्प्लॉइज का ध्यान भटकने के कारण सबसे पहले टैरो चेंबर के अंदर आया और वो अपनी टीम मेंबर मैगी को यहाँ से लेकर जाने आया था। टैरो के पहुंचने के बाद भी मैगी बहुत ज्यादा रोते जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। फिर बाद में पता चला कि जॉश ने जो ग्वेन के साथ किया था वही मैगी के साथ कर दिया है, यानी उसके साथ बुरा काम हो चुका था। पर इन चीजों के बावजूद भी टैरो उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो मैगी को लेकर जाने लगा तभी ग्वेन पीछे से आ जाती है। टैरो एकदम से डर गया और कहने लगा कि हमें जाने दो, लेकिन ग्वेन उसे कोई चोट या फिर नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी। वो तो उसे कपड़े देती है और जल्द से जल्द इस पूरे लोकेशन से दूर चले जाने के लिए कहती है, यानी एक्चुअल में ग्वेन उनकी मदद कर रही थी। टैरो जल्द से जल्द मैगी को उठाता है और वहां से भागने लगता है। टैरो भी इस पूरे प्रोसेस में काफी थक गया था, इसीलिए एक समय के बाद वो नीचे गिर गया। लेकिन अब देखते ही देखते वो रेंजर और उसके पूरे टीम मेंबर्स वहां पहुंच चुके थे। जॉश तो लिन को लेकर बाहर आ गया, यानी वो उसे मारने वाला था। वो बूढ़ी लेडी और सभी लोग एडी और उसकी टीम को बाहर निकलने के लिए बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो लिन, टैरो और मैगी तीनों को ही मार देंगे। एडी, बेन और ली ये सब देख नहीं सकते थे, इसीलिए कैसे भी उन्हें बाहर निकलना ही पड़ा। उन्होंने तो सरेंडर करना भी स्टार्ट कर दिया था और कहते हैं कि उन लोगों को छोड़ दो। अब इन चीजों में उस रेंजर का ध्यान कहीं और होता है, इसीलिए अब बेन एक अच्छा मौका देखकर तुरंत ही उस पर झपट्टा मार देता है और उसकी गन छीन लेता है। यहाँ टैरो ने भी जॉश की उस बूढ़ी मदर को पकड़ लिया था। वो तो उसका सर फोड़ने की धमकी दे रहा होता है। बेन भी सभी के ऊपर बंदूक ताने हुए था कि अगर कोई जरा भी हलचल करेगा तो वो उसे मार देगा। लग रहा था कि अब सब उनके कंट्रोल में हो जाएगा, लेकिन तभी उस बूढ़ी औरत ने एक चाकू निकाला और सीधा टैरो के पेट में मारना स्टार्ट कर दिया। बेचारा टैरो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन अब इसी मौके पर बेन ने वो गोली चला दी जॉश के मदर के ऊपर। इतनी ज्यादा बुलेट्स लगने के बाद वो बूढ़ी औरत वहीं पर गिरकर खत्म हो जाती है। उस बड़े से इंसान यानी जॉश को ये सारी चीजें देखकर काफी ठेस पहुंची थी। उसकी मदर उसकी आंखों के सामने मारी गई और शायद अब उसका गुस्सा बहुत ही तेज होने वाला है इन बाकी लोगों के ऊपर। अब यहाँ बेन और एडी सभी लोगों को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन तभी पता चला कि बेन जिसके पास गन थी उसने किसी ट्रैप के ऊपर पैर रख दिया है। अचानक साइड से नुकीली लकड़ी के टुकड़े उसके ऊपर आके गिर जाते हैं और बेन बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है।
इतना कि वो अब अपने बाकी दोस्तों के साथ चल भी नहीं सकता। उसने साफ इंस्ट्रक्शंस दिए कि तुम दूसरी तरफ भाग जाओ। थोड़ी देर में गुस्सा हुआ जॉश वहाँ पहुँचता है और बेन को जान से मार देता है। यानी अब उस जायंट जॉस का खेल शुरू होने वाला था। वो एक एक को मारकर यहाँ से खत्म कर देगा। लेकिन अब यहाँ कभी इस खतरनाक कंडीशन में हम फंस जाए जहाँ फॉरेस्ट के अंदर एक दानव जैसा आदमी हमारा पीछा कर रहा है। वो हमें मारने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो उससे बचा कैसे जाए। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि फॉरेस्ट में अगर कोई भी इंसान या फिर जानवर आपका पीछा कर रहा है खत्म करने के लिए, तो वहाँ से भागने से सबसे अच्छा वे यही होगा कि आप वहाँ रहकर ट्रैप बनाना सीख जाइए। ये बहुत ही फॉरेस्ट के कॉमन ट्रैप होते हैं जिसे कोई भी सीख सकता है। जैसे पहले नंबर पे आता है गड्ढे वाला ट्रैप। इसके अंदर सबसे पहले हमें बहुत ही बड़ा गड्ढा खोद देना है और उसके ऊपर लकड़ियां डाल देनी है। गड्ढे को इस तरीके से छुपाना है कि किसी की नजर ही ना जाए उसके ऊपर। लकड़ियां एकदम नॉर्मल हो जिसके ऊपर अगर कोई इंसान पैर रखे तो वो अंदर गिर जाए। इस तरीके का ट्रैप अगर हम जंगल के अलग अलग हिस्सों पर बना दिए तो जरूर उस दुश्मन को पकड़ सकते हैं। वो दुश्मन अगर एक बार अंदर गिर गया तो आपके पास भागने के लिए बहुत टाइम होगा। दूसरा ट्रैप होता है रस्सी से बंधा हुआ। यानी हम एक छोटी वायर या फिर रस्सी पेड़ों से बांध देते हैं जो जमीन के अंदर छुपी हुई होती है। अगर कोई भी इंसान या फिर जानवर उस वायर को जरा भी टच करेगा या फिर उसे खींचेगा तो वायर से जुड़े हुए किसी भी टाइप के ट्रैप एक्टिवेट हो जाते हैं। अब इस ट्रैप के अंदर कई सारी वैरायटी आती है कि हम क्या लगाना चाहते हैं। नुकीले लकड़ियां, बड़े बड़े पत्थर या फिर कुछ ऐसे नुकीले हथियार जो हमारे शिकार को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सेम वैसा ही है जैसा कि हमने इस कहानी में देखा था और बेन की मृत्यु भी वैसे ही हुई होती है। उसने बनाए गए किसी ट्रैप को ट्रिगर कर दिया था और उसके ऊपर नुकीली लकड़ियां आकर लग गई। तो सेम हम ऐसी ही चीजें अपने दुश्मन पर अप्लाई कर सकते हैं। खैर फिलहाल के लिए एडी लिन और मैगी के साथ ऊपर की तरफ चला आता है। बाकी फ्रेंड्स कहाँ गए उन्हें नहीं अंदाजा। वो तो सिर्फ यहाँ से निकलने का वे देख रहे थे। अब मैगी इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि वो समझ नहीं पाती कि बचेगी कैसे, इसीलिए काफी टेंशन के मारे वो ऊंचाई से कूदकर अपनी जान दे देती है। लिन काफी ज्यादा रोने लगी पर एडी उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है। जल्द से जल्द वहाँ से ट्रैवल करते हुए वो आखिरकार एक नदी के पास पहुंचे। पता चला कि दूसरी तरफ से जॉश और वो रेंजर उसका पीछा कर रहे हैं। इसीलिए अब एडी और लिन के पास पानी में कूदने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। वो सीधा वहाँ से जंप लगा देते हैं और साइड वाले रास्ते से निकल जाते हैं। अभी भी उन्हें काफी लंबा सफर तय करना था, पर सबसे अच्छी बात ये हुई कि वो जब रोड वाले एरिया पर पहुंचते हैं तो वहाँ एक दूसरा रेंजर खड़ा हुआ था अपनी कार लेकर। एक्चुअल में ये एग्जैक्ट वो रेंजर होता है जिसकी बात उन सबकी रेडियो पर हुई थी। वो नदी के किनारे उन्हें बुला रहा था और अब आने के बाद एडी उसे सारी बातें बताने लगता है। रेंजर काफी शॉक हो गया, पर वो जैसे ही अपने बैकअप के लिए जाता है तभी सामने की तरफ से जॉश और वो बदमाश रेंजर आ चुके थे और उन्होंने सबसे पहले तीर की मदद से उस दूसरे रेंजर को मार दिया। एडी अब यहाँ बिल्कुल भी नहीं समझ पाता, लेकिन एडी ने भी उसी रेंजर का गन निकालकर जॉश पर शूट कर दिया था। जॉश बेचारा नीचे गिरकर तड़पने लगता है। बदमाश वाले रेंजर की कार भी दूसरे वाले रेंजर की कार से टकरा गई थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था और एडी से मदद मांगता है, लेकिन एडी बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाला। उसने गन उठाई और उस रेंजर को मार दिया। अब एडी को लग रहा था कि जॉर्ज भी मर चुका है, इसीलिए वो कोई टेंशन नहीं लेता और लिन के साथ आगे बढ़ने लगता है। उस दूसरे वाले रेंजर का रेडियो अभी भी काम कर रहा था, इसीलिए उसने मदद के लिए बैकअप बुला ली। कुछ ही समय के अंदर अंदर कई सारी पुलिस फोर्सेस वहाँ पहुँच गई थी जो कि एडी और लिन को रेस्क्यू कर लेती हैं। एडी काफी घायल था और वो पूछता है कि बाकी लोग कहाँ पर हैं, लेकिन एक फीमेल पुलिस ऑफिसर उसे समझाती है कि हमें और कोई जिंदा नहीं मिला, सिर्फ 2 रेंजर्स की डेड बॉडी मिली होती है। एडी एकदम से शॉक हो गया क्योंकि उन 2 रेंजर्स के साथ साथ जॉर्ज की भी डेड बॉडी वहाँ होनी चाहिए थी। अगर वो वहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब कुछ खतरनाक होने वाला है। अब उस मोमेंट पर सारे पुलिस ऑफिसर चारों तरफ फैल गए थे जो कि कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लकीली वो सब उस पॉइंट पर भी पहुंच गए जहाँ उन सारे कल्ट ग्रुप वाले मेंबर्स का घर हुआ करता था। अंदर जाने पर उन्हें ग्वेन मिल जाती है जो अपनी जान बचाकर छुपी हुई थी, यानी उसे भी रेस्क्यू कर लिया जाता है। पर उन सारे कल्ट के मेंबर्स का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। ये बात कंफर्म है कि वो सब कहीं दूर जा चुके हैं और अभी भी एकदम सुरक्षित हैं। भले ही उनका ये रिचुअल कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन जब तक कल्ट के मेंबर जिंदा हैं वो ये सारी चीजें करते रहेंगे। अब यहाँ वो फीमेल ऑफिसर अपनी टीम के साथ एडी की देखरेख कर ही रही थी, तभी पीछे से कोई आता है। जैसे ही फीमेल ऑफिसर ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने जॉर्ज खड़ा हुआ था। जॉर्ज इतना ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है कि उसने वेपन से सभी ऑफिसर को मारना स्टार्ट कर दिया। यानी जॉर्ज को अब कोई भी नहीं रोक सकता इन सारे लोगों को मारने के लिए। इनफैक्ट जितने भी यहाँ पर फीमेल मौजूद है वो उसका यूज करेगा रिचुअल कंप्लीट करने के लिए। ये बात तो कंफर्म है कि वो सारे कल्ट के ग्रुप के लोग कुछ खतरनाक करना चाहते थे जो अल्टीमेटली रिलेटेड है फीमेल्स के। या हो सकता है कि जॉर्ज शिप अपनी जनरेशन आगे बढ़ाना चाहता है जोर जबरदस्ती। इससे उनकी कम्युनिटी ऑब्वियसली इंक्रीज होती चली जाएगी और वो किसी से भी लड़ने के लिए एकदम परफेक्ट बन जाएंगे।
खैर इन सारी बातों का तो डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, लेकिन हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।